नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोषमल। प्रशांत भूषण के लिए बोलने वाले लोग जस्टिस कन्नन के मामले में चुप क्यों थे? जस्टिस कन्नन को जब 2017 में सजा हुई थी तो प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर इस फैसले पर खुशी जताई थी और उन्हें भरा बुरा कहा था। इन सभी चीज़ों पर ही आज आपसे बात करने आया हूँ। जनहित याचिकाओं और भ्रष्टाचार विरोधी केसों को लड़ने के लिए मशहूर वकील प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने के बाद से ही भद्र समाज के एक हिस्से में बवाल मचा हुआ है। लोकतांत्रिक और उदारवादी लोग इस फैसले से काफ़ी चिंतित हैं। हजारों वकीलों और कई जजों तथा बुद्धिजीवियों ने खुलकर इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन 3 साल पहले जब कोलकाता हाई कोर्ट ने जस्टिस कन्नन के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले में फैसला आया था और जस्टिस कन्नन को 6 महीने के लिए जेल भेजा गया तो इन्हीं लोगों ने चुप रहने का चुना। जस्टिस कन्नन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पहले जज हैं जिन्हें पद पर रहते हुए जेल की सजा हुई। प्रशांत भूषण मामले में हंगामा और जस्टिस कन्नन मामले में चुप्पी के बीच फर्क इतना ज़्यादा है कि उसे अलग से बताने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि जस्टिस कन्नन बहुजन और प्रशांत भूषण स्वर्ण समाज से हैं। ये पूरे मामले का सरलीकरण होगा, जबकि मामला इतना सीधा भी नहीं है। प्रशांत भूषण इलीट यानी भद्रलोक जमात के सदस्य हैं और उन्हें जो सवाल उठाया उससे व्यवस्था यानी सिस्टम पर कोई सवाल नहीं उठाता। वहीं जस्टिस कन्नन भद्रलोक जमात के लिए बाहरी या अतिक्रमणकारी हैं और उनके सवाल भी पूरी व्यवस्था के खिलाफ थे और व्यवस्था को संदेह के दायरे में ला रहे थे। इन दो मामलों को साथ रखकर देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि वैचारिक विरोध के बावजूद भारत के इलीट साझा हितों के लिए किसी तरह एक ताब्द रहते हैं। प्रशांत भूषण और जस्टिस कन्नन दोनों के ही मामले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत हैं। इस एक्ट में अधिकतम सजा 6 महीने की जेल या 2000 रुपये का जुर्माना है। इस महीने में जस्टिस कन्नन को इस एक्ट के तहत अधिकतम सजा दी गई है और इसमें ज़्यादा सज़ा का प्रावधान होता तो शायद उन्हें वही सज़ा मिलती। जस्टिस कन्नन को 6 महीने की जेल की सज़ा काटनी पड़ी और रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने पेंशन के लिए भी जूझना पड़ा। हालांकि उन्होंने संसद से लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन हर मंच ने उन्हें निराश किया। किसी ने भी राहत देने की बात तो दूर, उनकी शिकायतों को सुना भी नहीं। यहाँ तक कि उन्हें सज़ा सुनाए जाने से पहले उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, जिस वजह से उन्हें हाई कोर्ट का जज रहते हुए जेल जाना पड़ा। बहुजन बुद्धिजीवी इस मामले पर कहते हैं कि जस्टिस कन्नन केस के विस्तार और गुण दोष में जाना नहीं है, फिर भी संक्षेप में जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। बीबीसी के उस रिपोर्ट की बात करें जिसमें लिखा गया है कि विवाद जनवरी 2017 में शुरू हुआ था, जब जस्टिस कन्नन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख बताया था कि 20 जज भ्रष्टाचार में विलिप्त हैं। यहाँ से उच्च न्यायपालिका और जस्टिस कन्नन के बीच आरोप प्रत्यारोप और अदालती फैसलों की एक श्रृंखला शुरू होती है, जिसका अंत सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच द्वारा जस्टिस कन्नन को दोषी करार दिए जाने के बाद खत्म होती है। बीबीसी की ही रिपोर्ट बताती है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को आदेश दिया था कि जस्टिस कन्नन के बयानों को न छापा जाए और न ही दिखाया जाए। इस फैसले के बाद मीडिया ने जस्टिस कन्नन का कोई भी बयान या पक्ष नहीं छापा, इसलिए हम नहीं जानते कि जस्टिस कन्नन का पक्ष क्या था और पूरा मामला क्या था। उस वक्त कई पत्रकारों ने मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदी का विरोध भी किया था। अब विदेश मंत्रालय में नीतिगत सलाहकार के पद पर आसीन पत्रकार अशोक मलिक ने तब लिखा था कि अगर कोई अखबार जस्टिस कन्नन के पक्ष को छापता है तो क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उस अखबार के संपादक और रिपोर्टर को जेल भेजेगा? किस कानून के तहत जेल भेजेगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट औपनिवेशिक दौर का कानून है और इस कानून को ब्रिटेन के अनुसार लागू किया गया। 1926 में यह बनाया गया था। इस कानून के बाद में कुछ बदलाव किए गए, हालांकि उसका मूल रूप से स्वरूप पहले जैसा बना रहा। अभी जो कानून लागू है वो 1971 का संशोधित कानून है। दिलचस्प बात यह है कि जिस ब्रिटिश कानून की नकल में ये कानून बनाया गया था
उस ब्रिटिश में ये कानून समाप्त कर दिया जा चुका है, लेकिन भारत इस कानून से चिपका हुआ है अभी भी। लॉ कमीशन ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में इस कानून को बनाए रखने के पक्ष में 2 तर्क दिए थे। चलिए आपको वो तर्क बताते हैं। पहला तर्क ये था कि जहां ब्रिटेन में 1931 के बाद इस कानून के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, वहीं भारत में लगभग अब तक 1 मामले इस एक्ट के तहत चल रहे थे। दूसरा तर्क यह है कि ब्रिटेन में हालांकि इस एक्ट को खत्म कर दिया गया है, लेकिन दूसरे कानून के तहत ऐसे मामलों में फिर भी केस चलाया जा सकता है। खुद प्रशांत भूषण को भी इस कानून से कोई शिकायत नहीं है। जस्टिस कर्णन को भी इस कानून के तहत 2017 में सजा हुई थी, तो प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर इस फैसले पर खुशी जताई थी और जस्टिस कर्णन को बुरा भला बोला था। यहाँ तक कि इस बारे में अपने ट्वीट में भूषण ने जस्टिस कर्णन के नाम के आगे जस्टिस शब्द भी नहीं लगाया था, जबकि वे उस समय हाई कोर्ट के जज थे। जस्टिस कर्णन को जब सजा हुई थी तो भारत के मीडिया ने एक तरफा रुख अख्तियार कर लिया था। उस समय की रिपोर्ट, लेख और सांप्रदायिक या टीवी की बहस की अगुवाई पर सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि जस्टिस कर्णन के पक्ष को किसी ने भी नहीं रखा। कोई भी संपादकीय उनके पक्ष में उन्हें नहीं लिखा। उनके पक्ष में उस समय सोशल मीडिया पर भी कोई अभियान नहीं चलाया गया। मीडिया ने तो यहाँ तक खबर चलाई कि जस्टिस कर्णन देश छोड़कर भाग गए हैं। एक तरफा मीडिया कवरेज से जस्टिस कर्णन इतने दुखी हुए हैं कि उन्होंने मीडिया को एक खुला पत्र लिखा और कहा कि मैंने कई बार बताया कि मैं जाति उत्पीड़न का शिकार हुआ हूं। यह दुर्भाग्यजनक और राष्ट्रीय आपदा है कि इस मुद्दे को लेकर नेशनल मीडिया में अभी भी कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने मीडिया से ईमानदारी और निष्पक्ष होकर काम करने की अपील की थी। जाहिर है कि उनकी बात सुनी नहीं गई। अगर दोनों केस की बात करें तो एक फर्क साफ है। जस्टिस कर्णन ने अपनी शिकायत प्रधानमंत्री को बंद लिफाफे में भेजी थी, यानी उन्होंने कोई सार्वजनिक आरोप नहीं लगाए थे, जबकि प्रशांत भूषण का जज के मामले में ट्वीट सोशल मीडिया पर यानी सार्वजनिक था, जिसके बावजूद जस्टिस कर्णन को मीडिया और ओपिनियन मेकर ने दोषी मान लिया था। बल्कि प्रशांत भूषण के पक्ष में बोलने वाले हजारों प्रभावशाली लोग सामने आ गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस फर्क को समझने का एक सरल तरीका तो ये कहना है कि जस्टिस कर्णन बहुजन समाज से हैं, इसलिए स्वर्ण समुदाय द्वारा संचालित मीडिया और विश्लेषकों जो ज़्यादातर स्वर्ण हैं उनके पक्ष की अनदेखी किए हैं, जबकि प्रशांत भूषण सौ समाज से हैं, इलीट यानी भद्र समाज का हिस्सा है। ये गौर करने की बात है कि प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण देश के कानून मंत्री रहे हैं और प्रशांत भूषण और शांति भूषण को इंडियन एक्सप्रेस ने 2009 में सबसे असरदार भारतीयों की लिस्ट में 75वें स्थान पर रखा था। मैं इस वीडियो में पश्चाताप के लिए जाति और इलीट होने या ना होने के तर्क पे न समर्थन कर रहा हूं, ना ही विरोध कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ इतने भर से मामले को समझा नहीं जा सकता। मेरी राय में जस्टिस कर्णन और प्रशांत भूषण के आरोपों में भी फर्क है और शायद यही सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण एक मामले में चुप्पी होती है तो दूसरे मामले में शोर। जस्टिस कर्णन किसी एक जज के व्यक्तिगत आचरण की बात नहीं कर रहे थे। उनके आरोपों के दायरे में पूरी न्यायपालिका और इस तरह पूरी सत्ता संरचना थी। उनके आरोप जातिवाद और भ्रष्टाचार से संबंधित थे। एक बहुजन जज स्वरों के वर्चस्व वाली न्यायपालिका को जांच के दायरे में लाए, यह बहुत बड़ा अपराध माना गया और इस अपराध मानने वाले सिर्फ वे 7 जज नहीं थे जिन्होंने कर्णन के खिलाफ फैसला सुनाया, बल्कि समाज के हर प्रभावशाली आदमी ने इसे अपराध माना। भारतीय न्यायपालिका में स्वर्ण वर्चस्व एक स्थापित तथ्य है जिसे सांसद करिया मुंडा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थापित किया था और इस बारे में काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है। इस कमेटी ने पाया था कि हाई कोर्ट के 481 जजों में से सिर्फ 15 बहुजन और 5 आदिवासी हैं। ये स्थिति अभी भी बदली नहीं है। जस्टिस कर्णन के आरोपों को सुना जाए तो न्यायपालिका की जातिवादी संरचना पर विवाद खड़ा हो सकता था। सत्ता संरचना ऐसा कतई नहीं चाहती। साथ ही न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ इसके बारे में बात करें तो जस्टिस कर्णन के आरोप ने भी सत्ता संरचना को असहज कर दिया था।
हम नहीं जानते कि अगर प्रधानमंत्री ने जस्टिस कर्नन के आरोपों वाली चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट में भेजने की जगह उस पर कोई जांच आयोग बिठाया होता या संयुक्त संसदीय समिति को ये मामला सुपुर्द कर दिया होता तो आज उसका नतीजा क्या होता ये हम नहीं जानते। जस्टिस कर्नन के आरोपों की तुलना में प्रशांत भूषण कोई बुनियादी सवाल नहीं उठा रहे थे। उनका ट्वीट एक व्यक्ति विशेष यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े द्वारा एक सुपर बाइक पर सवार होने को लेकर था। यह ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत नैतिकता का मामला है, इसलिए भूषण को सत्ता संरचना के एक हिस्से का समर्थन हासिल है। भूषण सत्ता संरचना का हिस्सा हैं, जस्टिस कर्नन सत्ता संरचना के बाहरी व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें इलीट समुदाय, मीडिया और ओपिनियन मेकर के बीच कोई समर्थन नहीं मिला। इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर मनीषा बांगर, जो एक सामाजिक राजनीतिक चिंतक, विश्लेषक एवं चिकित्सक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेफ और मूल निवासी संघ से हैं, वो अपने फेसबुक वॉल पर लिखती हैं, तुम करो तो सवाल है और हम करें तो बवाल है, यही जनेऊ कोर्ट का निकाल है। और कहती हैं कि वामन अदालतों के लिए नहीं बल्कि प्रशांत भूषण को जस्टिस कर्नन से लिखित सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर प्रशांत भूषण को लोकतंत्र, अखंडता, जागृत विवेक और जिंदा लज्जा की समझ है तो उन्हें जस्टिस कर्नन से जरूर माफ़ी मांगनी चाहिए। खैर, जाने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते कुछ बातें हैं और सवाल हैं जो आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूँ। स्वर्ग करे तो सवाल और बहुजन करे तो बवाल, ये दोहरा रूप क्यों देखने को मिल रहा है अपने देश भारत में? आखिर कब तक देश में बहुजन समाज के लोगों के साथ भेदभाव होगा? आखिर कब जस्टिस कर्नन जैसे निष्पक्ष जज को इंसाफ मिलेगा? प्रशांत भूषण के मामले में बोलने वाले लोग जस्टिस कर्नन के मामले में चुप क्यों थे? जस्टिस कर्नन को जब 2017 में सजा हुई थी तो प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर इस फैसले पर खुशी क्यों जताई थी? उन्हें भला बुरा क्यों कहा था? ये सभी सवाल आप पर छोड़ के जा रहा हूँ। आपकी क्या राय है और क्या आपकी सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस मामले को लेकर कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।